हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम हमारा इतिहास का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है, इस चैप्टर का हम एक पार्ट ऑलरेडी हमारी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट जो है अब वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया था, पिछली जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हमने क्या क्या इसकी डिटेल्स देखी थी। तो एक बार थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे अशोक सम्राट के बारे में। ठीक है, सम्राट जो अशोक थे उनके बारे में। एक बहुत बड़ा राज्य था उनका, साम्राज्य जिसे कहा जाता था, और महानतम राजाओं में उनका नाम लिया जाता है जो सम्राट अशोक का। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए साम्राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, और उस समय जो लास्ट क्लास थी हमारे, उसमें मौर्य साम्राज्य में उस युग के जो अशोक सम्राट जो अशोक थे उनके समय के युग के जो प्रमुख नगर थे और जहाँ से उनके अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अभिलेखों की प्राप्ति मतलब अभिलेख जहाँ से उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्राप्ति स्थल थी, तो मैंने आपको एक मानचित्र दिखाया था, उस मानचित्र के थ्रू बताया भी था कि कहाँ कहाँ पे उनके अभिलेखों की प्राप्ति हुई है और कहाँ कहाँ पे उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है ना। तो अब इसी को आगे पढ़ते हैं हम कि साम्राज्य का प्रशासन जो था वो किस प्रकार का था। ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से शासन होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे वो सीधे किसके अंडर में थे, किसके कंट्रोल में थे, सम्राट के कंट्रोल में थे। इसका ये मतलब हुआ कि हर इलाके के गांवों शहरों के किसानों, पशुपालक, शिल्पकार, जो व्यापारी, उनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की क्या करता था, नियुक्ति करता था। ठीक है ना, जो टैक्स लेना होता था तो वो कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको क्या करते थे, सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर कौन होता था, सम्राट होता था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से क्या करता था, प्रजा पर, पूरे अपने राज्य पे क्या रखता था, नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों, ठीक है, तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब बहुत सारे राज्यों पे नियंत्रण था सम्राट का, लेकिन कुछ जगहों पर वह खुद कंट्रोल करते थे, जैसे पाटलिपुत्र, उसके आसपास एक एरिया, और बाकी जैसे छोटे कई क्षेत्र थे, तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां थे, उस पर वो अपने बाकी जो अपने अधिकारियों या फिर अपने अपने राजकुमारों को वहाँ पे गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उसमें क्या लिखा मिला है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, दक्षिण का हिस्सा जो था दक्षिणी भारत वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। राजा होते थे ना, जैसे एक राजा दूसरे राजा को नजराना पेश करता था, इस हिसाब से। अब नजराना पढ़ भी लेते आगे क्या होता है। ठीक है, आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी कि नजराना क्या होता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर तो एक निश्चित प्रक्रिया थी, नियमित ढंग से लिया जाता था। ठीक है, प्रोसेस था एक ये,
और ये नजराना क्या था, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना ये नहीं कि ज़बरदस्ती लेने वाले। जो कर होता था, टैक्स जो होता था, कर होता था, वो तो क्या होता था, रेगुलरी एक कंपल्सरी चीज़ होती थी, ज़रूरी थी, वो तो लेते ही थे, अधिकारी जो थे जमा करते थे। लेकिन नजराना अपन नहीं कहते नजराना पेश किया जाए, करो, तोहफा जो जिसे हम कहते हैं, तो ये तो स्वयं की मर्जी से दिया जाता था, तो लोगों से लिए जाते थे, लेकिन लोग क्या करते थे, मर्जी से, स्वेच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट, अब इसमें पढ़ते हैं हम आगे कि राजधानी में सम्राट की क्या भूमिका होती थी। मैक्सिनिस चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मैक्सिनिस था वो कौन था, चंद्रगुप्त जो थे उनके दरबार में, मौर्य वंश के जो पहले राजा ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके वंश में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे, एक सेल्यूकस निकेटर राजा का नाम था, उनके राजदूत थे कौन, मैक्सिनिस। ठीक है, पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा जो थे सेल्यूकस, उनका राजदूत था मैक्सिनिस, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मैक्सिन ने जो कुछ देखा और उसका विवरण दिया। यहाँ उनके विवरण का एक अंश दिया जा रहा है कि जो मैक्सिनिस ने लिखा है उसके बारे में। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, कि सम्राट जब प्रजा से मिलने जाता था तो एक तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर आगे चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। जैसे अभी भी ऐसा ही होता है, नेता लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आगे पीछे रेड लाइट वाली, बत्ती वाली वो जो गाड़ियाँ चलती है, हथियार, उसमें बहुत सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं चारों तरफ उनके। उसी तरह से उस समय भी था, राजा को भी डर होता था कि कोई कहीं मार ना दे उसे धोखे से, तो हथियारबंद महिलाओं से घिर रहता था। आगे लोग ऐसे पेड़ पकड़ के, कुछ अंगरक्षक उखाड़े हुए जैसे पेड़ों को लेकर, ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते थे उनको हाथ में लेकर चलते थे, और उस पे तोतों का झुंड होता था जो ऐसे चारों तरफ सिर के जो चक्कर लगाता था सम्राट के। ठीक है, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। मतलब पहले ये तो होता था कि खाने में जहर दे दिया जाता था, धोखे से चाकू मार दिया जाता था सोते समय रात को, इस तरह से हत्याएं की जाती थी। तो खाना, जब सम्राट जो खाना खाता था वो भी उसके नौकर पहले उसको चखते थे। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, मतलब कमरा भी बदलते रहते थे अपना सम्राट, मतलब कितना ध्यान रखते थे, मृत्यु का कितना डर था उस समय भी। और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, पाटलिपुत्र जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की जो राजधानी है, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा है। तो ये सब तो मैक्सिनिस जो थे, सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे, उन्होंने लिखा है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो वहाँ जो देखा उन्होंने उसका विवरण किया था अपनी पुस्तक में। उनकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। ठीक है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। ठीक है, जंगल में जो रहने वाले लोग होते थे वह मतलब स्वतंत्र होते थे वो, लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद करते थे कि वो मौर्य के जो अधिकारी होते थे उस वंश के, उनको कुछ अपनी मर्जी से नजराने ला के दे। हाथी हुए जैसे, मधु, शहद हो गया, लकड़ी हो गई, मोम हो गई, इस तरह की चीज़ें। अब हम पढ़ रहे हैं आगे कि अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कौन सी भाषा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इन दोनों भाषाओं में इनके अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध के बाद में, उस युद्ध में उन्होंने जो देखा उसके बाद
को नफरत हो गई किससे, युद्ध से। युद्ध करना उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया था और इसका वर्णन उन्होंने अपने अभिलेख में भी किया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, कलिंग एक स्थान का नाम है जहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है जिसमें विजय भी हुई थी अशोक की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने थंब पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि थंब के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि थंब को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब उन्होंने युद्ध छोड़ के थंब को अपना लिया। थंब क्या है इसके बारे में आगे हम थोड़ा आगे के इस चैप्टर के आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसी नीतियाँ मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था उन्होंने, ठीक है, कि कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मतलब इसके जो आगे सिद्धांत होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। थंब जो है संस्कृत शब्द है, धर्म का प्रकृत रूप जो है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर में इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।